नमस्कार। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चुनावी चर्चा में बात करेंगे हम कि राज्यसभा से पारित होने के बाद अब बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह महिला आरक्षण बिल कानून बन जाएगा, जिसको लेकर के आज बीजेपी ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया और जश्न मनाया। दूसरी बड़ी खबर हमारी राजधानी भोपाल से है। चुनाव से पहले एमपी सरकार पर एक और बड़ा कर्ज चढ़ गया है। एमपी की सरकार ने आज फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ का लोन लिया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन दौरे पर हैं। वहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि महालोक ने उज्जैन की तस्वीर बदल दी। उसे लेकर के कांग्रेस झूठ और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाबा महाकाल झूठ बोलने वाले को भस्म कर दे। और चौथी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जहां पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अलग अलग बैठकें कर रही है। तो ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे चुनावी चर्चा में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। बिल के पास होने के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां महिला मोर्चा की नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिल तो संसद में लाया गया, लेकिन पहले लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराए गए, निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किए गए। यही वजह से ये बिल पारित नहीं हुआ था। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए। पहले अनुराग के पास और जुल्फी के पास चलेंगे। दोनों हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अनुराग, सबसे पहले प्रधानमंत्री आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आए, इसका क्या असर आप देखते हैं आपके यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं? हालांकि ये 2027 के बाद लागू होगा, लेकिन चर्चाएं तो शुरू हो गई होंगी जहां कहीं भी आप जाते होंगे। देखिए बाबा, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां लगातार महिलाओं पर फोकस है। फिर चाहे वो लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना हो, और जो चीज़ें बीजेपी लागू कर रही है वो कांग्रेस छीनने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस लागू कर रही है तो बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है। मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश में लगभग 49% जो वोटर हैं वो महिलाएँ हैं, और ये जो आधी आबादी है वो पूरी ताकत से सत्ता में भागीदारी के लिए तैयार खड़ी है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो पिछले 3 चुनावों में की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मात्र 10% और कांग्रेस ने मात्र 12% महिलाओं को टिकट दिया था। और यही वजह है कि 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में आज की तारीख में मात्र 21 महिला विधायक हैं, यानी 10% से भी कम। और अब अगर ये कानून लागू हो जाता है और मध्य प्रदेश की चुनावी स्थिति, जो विधानसभा की स्थिति है वो अलग होती है, तो आप देखेंगे कि 76 महिला विधायक यहाँ की विधानसभा में बैठ सकती हैं। वैसे ही लगभग 26 से 27 महिला विधायक छत्तीसगढ़ में बैठ सकती हैं। ये वो राज्य हैं जहाँ पर महिलाओं की हर तरफ से हिस्सेदारी अच्छी खासी है। तो फोकस दोनों दलों का महिलाओं पर है, महिलाओं की नीतियों पर है, और कानून बनने के बाद जो विधानसभा की तस्वीर होगी वो भी अलग होगी। तो जाहिर तौर पर भले ही ये आने वाले 10 साल में या 5 साल बाद या 15 साल बाद लागू हो, लेकिन कम से कम इस चुनाव में बीजेपी तमाम अपनी महिलाओं को जो केंद्रित योजनाएं हैं उसके अलावा महिला आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बताकर आधी आबादी को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो महिलाओं की कितनी हितैषी है। हालांकि ये सवाल दोनों दलों से पूछा जाने चाहिए था कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी जो कानून बनने की दहलीज पर ही खड़ा है, कानून बन क्यों नहीं पाया, और महिलाओं की नुमाइंदगी वाकई विधानसभाओं या लोकसभाओं में आबादी के अनुपात में कब होगी। जी, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रशांत,
जैसा कि अब अनुराग कह रहे थे कि निश्चित रूप से जब मिलेगा तब मिलेगा, चाहे 10 साल बाद हो, लेकिन जब भी हो, लेकिन चुनाव है और इसका जो है तुरंत पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में इसका असर होता है या नहीं होता है। बीजेपी जरूर इसका फायदा उठाना चाहेगी। जी जी बिल्कुल। आज जिस तरह से आपने देखा सुबह में बीजेपी दफ्तर पर जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसके पहले बड़ी संख्या में महिलाओं को वहां बुलाया गया था और एक तरह से दिखाने की ये कोशिश की जा रही थी कि बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार ने महिलाओं को देश भर की। तो बिल्कुल बीजेपी कोशिश करेगी इसको भुनाने की, और बीजेपी ये कह रही है कि जो काम 27 सालों में सरकारें नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 दिन में करके दिखा दिया है। और इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, सवाल उठ रहे हैं, सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल भी संभवतः है, क्योंकि 2024 में लागू नहीं होगा और उसको लागू होने के बीच में जनगणना करवानी पड़ेगी, उसके बाद एक डिलिमिटेशन का काम करवाना पड़ेगा, तो इसको समय लगेगा। संभवतः 2029 के ही लोकसभा चुनाव में ये लागू हो पाएगा। लेकिन कम से कम ये इसका श्रेय इस बात की कोशिश हो रही है कि 27 सालों में तो ये बिल ही पास नहीं हो पाया था, कानून ही नहीं बन पाया था, तो फिर ये ज़मीन पर उतरता कैसे। तो इसको भुनाने की कोशिश होगी। और आज जैसा सुबह में हमने देखा दृश्य, उससे बिल्कुल साफ है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा उसमें बीजेपी इसको अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। और जैसा अनुराग बता रहे थे कि 50% आबादी चूँकि महिलाओं की है, और पिछले कई चुनाव में ये देखा गया है कि महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। लोकसभा के चुनाव में भी बहुत ही मार्जिनल लेकिन पुरुषों से ज़्यादा वोट किया था महिलाओं ने। तो बीजेपी की नज़र इस 50% वोटरों पर है और उसको लुभाने के लिए, उनको अपनी तरफ लाने के लिए बीजेपी हर कोशिश करेगी। अब जी जुल्फी के पास चलते हैं। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक बात तो है कि इस बिल में जो SC ST आरक्षण है वो जो है उसी कोटे में से महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा, तो एक तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी राहत की बात है। तो वहाँ पे क्या स्थिति है? क्या बीजेपी इसको भुनाने में जुटी हुई है? क्या कांग्रेस, कल ही वहाँ पे प्रियंका गांधी थी तो उन्होंने भी जो है महिलाओं का सम्मेलन किया, तो महिला वोट बैंक जो है काफी फोकस में है। बिल्कुल बाबा, छत्तीसगढ़ में महिला वोट बैंक काफ़ी फोकस में है। उसकी वजह भी बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा मतदाता महिला हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सेक्स रेशियो बेहतर है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी अब कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं का फोकस इसके पहले भी रहा है और इस चुनाव में फोकस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर श्रेय लेने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं कांग्रेस सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की सरकारों ने पहले महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई सारे काम किए। कल की अगर बात करें तो कल जो सरकार का कार्यक्रम था जिसमें महिला समृद्धि सम्मेलन था, तो ये बताने की कोशिश की गई है कि बीते 5 साल में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, चाहे वो मितानिन हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हों, इनकी जो आय है उसे बढ़ाने का काम किया है। तेंदुपत्ता के जो समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाया है, 4500 रुपये मानक बोरा किया है। तो इसमें भी जो तेंदुपत्ता संग्राहकों में अगर देखें तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो आदिवासी महिलाओं की है। तो सरकार की जो स्कीम्स हैं तो वो सीधे तौर से छत्तीसगढ़, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे SC के भी 13% आबादी है, तो एक बड़ी आबादी होने की वजह से, और इन दोनों कम्युनिटी में अगर देखें तो इनकी महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा वर्किंग है। माइनर प्रोड्यूस की अगर बात करें तो वो माइनर प्रोड्यूस भी ज़्यादातर जो कलेक्ट करने वाली हैं, उनका वनोपज को उगाने वाले हैं, उठाने वाली हैं, वो आदिवासी महिलाएं हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया। तो श्रेय लेने की जो बात है कि कांग्रेस पहले से ही महिलाओं के लिए काम कर रही है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्कीम ला रही है, और ये कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि राजीव गांधी के दौर से महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया। तो ये विषय जो छत्तीसगढ़ में चर्चा का बन चुका है और दोनों श्रेय लेने की कोशिश में हैं। लेकिन बाबा, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं, और महिलाएं अगर स्कीम्स का फ़ायदा उठा रही हैं तो वो किसके पक्ष में होती हैं, लेकिन श्रेय लेने की कोशिश छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। जी, आप दोनों बने रहिए,
हम अगली खबर के तरफ जाते हैं और अगली खबर जो है वो अनुराग का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो अनुराग बहुत ज़्यादा इस पे हमें बता पाएंगे। और वो खबर है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। प्रदेश का खजाना खाली है, सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद इस साल जनता को लिभाने के लिए कई घोषणाएं उन्होंने कर दी और सरकार ने आज ही 500 करोड़ का लोन ले लिया। इस तरह प्रदेश के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। अनुराग, मुझे लगता है कि आपके पास ढेर सारी जानकारी होगी, ये आपका बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बताइए। बाबा जाहिर तौर पर, लेकिन देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उधार लेकर घी नहीं पीना चाहिए। अब होता क्या है कि आप लगातार देश के जो तमाम 10 बड़े राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश चौथे 5वें नंबर पर है, जिसका जीएसडीपी और कर्जे का जो अनुपात है वो बिल्कुल बिगड़ता सा जा रहा है। आप देखिए कि अगर अप्रैल या मार्च से मैं अभी की बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज ले चुकी है। पिछले 5 सालों में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मात्र 75,000 करोड़ मात्र मैं लगा रहा हूँ, ये सिर्फ ब्याज चुकाने में मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। देखिए होता क्या है कि सरकारों के पास आमदनी का जरिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैं और आप ही हैं। चाहे सीधे तौर पर टैक्स दें, हमारा तो एट सोर्स ही आप टैक्स काट लेते हैं, या फिर तमाम अलग अलग तरीक़ों से और टैक्स लगाएं, सड़क पर चलने का टैक्स लगाएं, पानी लेने का टैक्स लगाएं, जो भी टैक्स आपको लगाने हैं। तो लोगों को भी ये समझना होगा कि अगर उधार लेकर उनका जन कल्याण हो रहा है तो परोक्ष रूप से उनकी जेब से ही पैसा निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोई और संसाधन है और जो सरकार उधार ले रही है वो उस संसाधन से चुका देगी। वो आपके बिजली के बिल बढ़ाकर चुकाएगी, आप पर तमाम वैट या सेस लगाकर चुकाएगी। तो या तो आप खुश हो लें कि आपको 1000 रुपये में बिजली मिल गई और बाकी का बिजली बिल सरकार ने माफ़ कर दिया, किसान खुश हो लें कि किसान का कर्ज सरकार ने कर्जा माफ़ी कर दिया। पर ये जो कर्जा माफ़ी हो रही है, ये जो बिजली का बिल माफ़ हो रहा है, ये जो जन कल्याण के नाम पर सरकारी कोष लुटाया जा रहा है, दरअसल इसके पैसे आएंगे कहाँ से? ये पैसे आपके पास से ही आएंगे। और अगर कोई भी सरकार एफआरबीएम की लिमिट को क्रॉस कर लेती है तो जो कर्जा आरबीआई से लेगी वो कर्जा बाजार के भाव पर उसको मिलेगा और जिसकी दहलीज पर मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है। यानी कि अगर आज आप 100 रुपया लेकर 10 रुपया ब्याज चुकाते हैं तो हो सकता है कि कल आपको 100 रुपया लेने पर 30 से 35 रुपये कर्ज के ब्याज के तौर पर ही चुकाना पड़े। तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश सरकार के आम आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा। आज की तारीख में ही एक आदमी 41,000 रुपये से ज़्यादा का कर्जदार है। मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है, जब भी उसको कोई तुलना करनी होती है वो तो 2003 की कांग्रेस की सरकार से करती है। लेकिन अगर वो एक आंकड़ा और देखे कि उस वक्त एक आदमी कितने का कर्जदार था और आज कितने का कर्जदार है, तो मुझे लगता है पूरी तस्वीर बनेगी। तो सरकार को इस बारे में भी देखना और बताना चाहिए। बड़ी शिद्दत से आपने ये बात समझाई है और पूरा कमांड है आपका इस सब्जेक्ट पे। आगे बढ़ते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अभी और चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन का दौरा किया है। यहाँ सीएम ने 17 क्लस्टर का लोकार्पण किया, साथ ही भक्त निवास फैसिलिटी सेंटर का भी भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। उज्जैन में महाकाल महाराज की कृपा बरस रही है। पिछली सरकार में कमलनाथ पैसे के लिए रोते रहते थे, मेरी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। सीएम ने कहा कि जिस महालोक ने उज्जैन की तस्वीर बदल दी, उसे कांग्रेस झूठ और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। उन्हें नहीं पता कि बाबा महाकाल झूठ बोलने वाले को भस्म कर देंगे। अनुराग जी पहले क्या बोला है वो सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने, उसके बाद चलेंगे अनुराग के पास। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान है। अब महाकाल महालोक पे आरोप लगा दिए। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों तुम्हें? जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी, वहां आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म कर दें, कोई छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो, कम से कम मंदिर तो छोड़ दो।
भगवान को तो छोड़ दो, लेकिन झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण का भी लोकार्पण होगा, धूमधाम से होगा मेरे बहनों। विकास के काम लगातार होते रहेंगे, यहां रुकेंगे नहीं। आज ही 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के हो रहे हैं, 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कोई 25-50 हजार का काम भी मांग लो तो वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया जो खजाना घर ले गया। वो रोते ही रहते थे, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं महाकाल महाराज की कृपा जो हम पे बरसती है उसके आधार पर कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, आपने सुना मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनके ऊपर कृपा है और उनके पास पैसे की कमी नहीं है, और आप कह रहे थे कि पैसे ही नहीं है और हर एक जो मध्य प्रदेश का निवासी है उसके ऊपर इतना कर्ज है। आप इस पॉलिटिकल बाइट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए बाबा, दो चीज़ें हैं। अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो ये सिर्फ आरोप कांग्रेस का नहीं है। लोकायुक्त ने अपनी एक टीम भी वहाँ पर भेजी थी, एक पीई भी दर्ज की गई थी, और उसके पीछे वजह ये थी कि जो सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई गई वहाँ पर, सरकार का कहना है कि वो तेज़ आंधी चली और कुंड के पास एक भंवर बन गया था और इस वजह से कुछ सप्तऋषियों की मूर्ति गिर गई। लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा कि जिस कॉरिडोर का उद्घाटन 1 साल पहले ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो साल भर के अंदर में वो सप्तऋषियों की मूर्तियां क्यों गिरने लगी, क्या काम की क्वालिटी घटिया थी? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि लोकायुक्त को भी देना होगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इतने हल्के में नहीं उड़ाया जा सकता कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। इस तमाम चीज़ की रिपोर्टिंग हमने भी की थी, पहली बात। दूसरी बात ये ज़रूर है कि जो भी टेम्पल कॉरिडोर बन रहे हैं इसमें हज़ारों करोड़ रुपए लग रहे हैं और मैंने कर्ज की स्थिति के बारे में आपको बता ही दिया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि टेम्पल कॉरिडोर बनने से, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर है, खैर वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए वहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है और जिससे जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, उज्जैन की अर्थव्यवस्था या आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था है, उसमें एक आशातीत बदलाव आता है, उसमें एक अच्छा बदलाव आता है। फिर चाहे वो वहाँ पर होटल इंडस्ट्री हो, पर्यटन के लिहाज से हो, लोकल और भी कई सारी चीज़ें हों, उनका जो अर्थव्यवस्था है वहाँ की वो अच्छी होती है। लेकिन इसके पीछे सरकार को पैसे भी लगाने होते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो साथ साथ चलती हैं, अपने आप को ये तो देखना ही पड़ता है। मैं और आप भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमारी जेब में कितना पैसा है, हम उधार लेके जाते हैं तो उसमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, जो मध्य प्रदेश सरकार फिलहाल कर रही है। जी, सही कहा आपने। लेकिन ये तो चुनाव का मौसम है, यहाँ लोग आजकल जेब नहीं देख रहा, केवल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं सब। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में आज दिन भर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चुनाव समिति समेत अलग अलग समितियों की बैठक ले रही हैं। कुछ बैठकों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बैठकों का दौर चल रहा है जो देर शाम तक चलेगा। क्या कहना है शैलजा, कुमारी शैलजा का, ये सुनाते हैं, फिर हम जुल्फी के पास चलेंगे। ये एक प्रक्रिया है चुनाव की, पार्टी की। जब समय आएगा हम सही समय पर अपनी लिस्ट निकालेंगे। सभी समितियां अपना अपना काम कर रही हैं और कोर कमेटी को अपनी जो उनकी मीटिंग है उसके बारे में जानकारी देंगे और देखेंगे कि क्या कार्य हुआ और क्या आगे के लिए इन्हें करना है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लेबल लगा है, ये लेबल इनका कभी हटेगा नहीं। जुमलेबाज पार्टी है ये, हर चीज़ में ये जुमलेबाजी करते हैं, सही बात पर आते नहीं हैं। जब से इनकी सरकार बनी है जुमलेबाजी से शुरू हुई, 15 लाख से शुरू हुई और आज फिर ये जो एक बिल लेकर आए हैं, जो एक्ट बनेगा, जुमलेबाजी नहीं है तो बताइए मुझे आप इसका औचित्य आज के दिन स्पेशल सेशन करना, 5 राज्यों के चुनाव, अगला चुनाव आना और लागू होना कम से कम 29 में। सीधे जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी बताइए, कांग्रेस जो है लगातार मीटिंग कर रही है, पहली लिस्ट कब आएगी और इतनी देरी क्यों हो रही है?
कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी अभी ये पार्टी खुद ही तय नहीं कर पा रही है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक हफ्ते बाद हो सकता है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे। लेकिन आज जो लगातार कांग्रेस की बैठकें सुबह से शुरू हुई और अभी भी बैठक चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक कांग्रेस की चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं और कोर ग्रुप के सदस्य भी हैं। तो कांग्रेस की जो प्रमुख 10 समितियां हैं उनमें से आज 7 समितियों की बैठक हुई है। तो उन समितियों की बैठक आज रखी गई है जिसमें सीधे तौर से चुनाव संचालन की ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां रहेंगी। कि प्रोटोकॉल समिति की जैसे बैठक हुई तो अब प्रोटोकॉल समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितने बड़े वीआईपी लोग आएंगे, किस तरीके से उनको आवभगत होगी और कौन से काम करने होंगे, तमाम बातें होंगी। रणनीति समिति की बैठक हुई है कि अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्यों होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी की 2 जगह से परिवर्तन यात्रा चल रही है और दोनों परिवर्तन जो है ना यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे कुछ दिन में पहुंचने वाली है, जो बिलासपुर में समापन होना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आरोप लगा रही है तो उस आरोपों का जवाब देना है। और संचार समिति की भी बैठक है, तो जितने भी इनके प्रवक्ताएं हैं उनको भी बताया गया है कि अब उन्हें और ज़्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। तो जो बैठकों का दौर है, इस बैठकों में रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को जवाब, क्योंकि आरोपों का जवाब कांग्रेस को ही देना है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है और कांग्रेस जो खुद मान के चल रही है कि अब सरकार के जो काम हैं उन कामों के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब दिया जा सकता है। तो बैठकों के माध्यम से रणनीति तैयार की जा रही है। अब जो सबसे बड़ा सवाल बाबा यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर चल रहा है, जो हर कोई जानना चाह रहा है कि कांग्रेस की आखिर लिस्ट पहली कब आएगी। तो इसके पीछे की कई सारी वजहें हैं। हालांकि कुमारी शैलजा ही पहले ही बोल चुकी थी कि 6 सितंबर को पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी, लेकिन जारी नहीं कर पाई। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी जो सर्वे आ रहे हैं उस पर यह है कि कांग्रेस की स्थिति जो है, जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है और उनके काम को लेकर जो है जनता नाराज है। तो अब कांग्रेस को ये है कि कम से कम कांग्रेस को 30 से 35 टिकटें काटनी पड़ेंगी अगर दोबारा सत्ता में आना है। तो अगर ये बहुत पहले आचार संहिता लगने के पहले अगर ये टिकट काट देते हैं तो इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। आज की भी बैठक में है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक नहीं है, लेकिन अनुशासन समिति की जो बैठक है, तो अनुशासित कैसे रखना है अगर किसी की टिकट कटती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। कांग्रेस के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी की टिकट कटती है तो वो सार्वजनिक तौर से बगावत करने की तैयार रहता है और पार्टी को लेकर कुछ कांग्रेस जो है इस स्थिति से बचना चाहती है कि अभी यदि टिकट की घोषणा कर दें तो कहीं जो है वो भीतरघात ना हो जाए, कहीं पार्टी में विद्रोह ना हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग आपका, जुल्फी आपका। और हम लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पे खबरों का सिलसिला जारी है। चुनावी चर्चा में आज इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।